हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल रेशियो। रेशियो का पहले मतलब देख लेते हैं। इट इज अ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट विच हैज अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर। इट इज अ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट विच हैज अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एंड न्यूमरेटर में कुछ नंबर्स डालते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स डालते हैं, तो अपना ये रेशियो का आंसर निकल जाता है। देखिए अकाउंट्स में अपने को यहाँ पे भी क्या है, रेशियो सीखना है। तो न्यूमरेटर में भी कुछ नंबर डालेंगे, डिनोमिनेटर में भी कुछ नंबर डालेंगे। तो ये नंबर अपने को मिलेगा कहाँ से? ये नंबर अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगा, इसलिए इसको फाइनेंशियल रेशियोस मिल रहे हैं। तो जो ये रेशियोस कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देयर इज व्हाई वी आर टर्मिंग दिस रेशियोस एज व्हाट, फाइनेंशियल रेशियोस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट या बैलेंस शीट। तो इधर आप नंबर्स ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट्स, कहीं से भी आप ये नंबर्स पिकअप करके न्यूमरेटर में डालोगे और कहाँ पे डालोगे? डिनोमिनेटर में डालोगे, और ये जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी अबाउट फाइनेंशियल रेशियो. So final time, ratio is a mathematical instrument where we need a numerator and denominator to calculate an answer. आप जब अकाउंट्स में ये रेशियोज को कैलकुलेट करोगे, आप इधर ये नंबर्स ट्रेडिंग, पीएल या बैलेंस शीट, उसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, वहां से नंबर्स पिकअप करके न्यूमरेटर में डालोगे या डिनोमिनेटर में डालोगे, तो जो आंसर निकलेगा रेशियो का, उसको अपने क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल रेशियोज। तो आई होप इट इज ओके। सो फाइनेंशियल रेशियो में फाइनेंशियल इज नथिंग बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। तो अपने अकाउंटिंग रेशियोज का डेफिनेशन देख चुके हैं। आगे देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेशियोज आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। तो फाइनेंशियल रेशियोज यहाँ पे सीखना है, कितने कैटेगरी का सीखना है? 4 नेम्स। एंड बगल बगल में देखिए इनके डिफरेंट नेम्स भी लिखा हुआ है। दोज डिफरेंट नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि फर्स्ट नेम ही लेगा, ब्रैकेट में जो डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं वो भी एग्जाम्स में आपको दे सकते हैं। सो लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो क्या है? देखिए लिक्विडिटी रेशियो इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। दूसरा कौन सा सीखना है? सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा कौन सा सीखता है? एक्टिविटी रेशियोज, और इनके डिफरेंट नेम्स देख लीजिए। चौथा कौन सा है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसका दूसरा नाम क्या है? इनकम रेशियो। तो कितना फाइनेंशियल रेशियोज अपने को सीखना है यहाँ पे? 4। कौन सा? लिक्विडिटी रेशियोज, उसका दूसरा नाम क्या है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। दूसरा कौन सा? सॉल्वेंसी रेशियो, जिसका दूसरा नाम क्या है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा कौन सा? एक्टिविटी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज के दूसरे नाम क्या है? टर्नओवर रेशियोज, परफॉर्मेंस रेशियोज या एफिशिएंसी रेशियोज। और चौथा कौन सा सीखना है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दैट इज व्हाट? इनकम रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दैट इज व्हाट? इनकम रेशियोज। सो हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ रेशियोज यू आर सपोज्ड टू लर्न इन फाइनेंशियल रेशियोज? 4। फाइनल टाइम, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इनके जो भी डिफरेंट नेम्स है आपको लर्न करने होंगे। ये जो भी नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा, तो प्लीज आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पहले कुछ क्लास 11 का आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ। इट विल बिकम वेरी इजी टू डू फाइनेंशियल रेशियोज देन। देखिए क्लास 11 में आप बैलेंस शीट बनाते थे, और बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में क्या होता था? टोटल असेट्स, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता था? टोटल लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे भी बैलेंस शीट में क्या है? राइट हैंड साइड में टोटल असेट्स है एंड टोटल लाइबिलिटीज। लेकिन 12 में ना टोटल असेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 12 में टोटल असेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। देखिए कौन सा है? एक तो है करंट रेशियो, और दूसरा कौन सा है? नॉन करंट रेशियो। एक कौन सा है? करंट रेशियो, और दूसरा कौन सा है? नॉन करंट रेशियो। इट्स ओके। तो पहले मैं टोटल असेट्स डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं किस में आऊंगा? टोटल लाइबिलिटीज में आऊंगा। तो टोटल असेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, करंट असेट्स एंड व्हाट? नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स। करंट का मतलब शॉर्ट टर्म भी होता है, तो प्लीज रिमेंबर करंट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म। तो वही नॉन करंट, नॉन करंट का मतलब क्या होगा? लॉन्ग टर्म। तो यू आर सपोज टू नो डिफरेंट नेम्स। करंट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म। तो मैं करंट बोलूँ या शॉर्ट टर्म बोलूँ, एक ही होता है। और दूसरा टर्म क्या होता है? नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म। तो आई होप इट्स ओके। करंट मीन्स शॉर्ट टर्म, नॉन करंट मीन्स लॉन्ग टर्म। और एसेट्स का मतलब तो आप जानते ही हो, वेल्थ। एसेट्स का मतलब क्या होता है? वेल्थ, संपत्ति। इस ओके। तो देखिए करंट एसेट्स आर ऑफ 6 टाइप्स। करंट एसेट्स आर ऑफ 6 टाइप्स। तो आपको ये 6 के 6 आइटम्स लर्न होनी पड़ेंगी। ए करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। बी इन्वेंट्रीज, सी क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स, डी क्या है? सीसीई, इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। ई क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और एफ क्या है? अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। तो ए क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट्स, बी क्या है? इन्वेंट्रीज, सी क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स, डी क्या है? सीसीई, अभी आऊंगा इसमें डिस्कशन। ई क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड एफ क्या है? अदर करंट एसेट्स। तो देखिए ए करंट इन्वेस्टमेंट्स। देखिए अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं विद एन इंटेंशन टू रीसेल इट विद इन 1 ईयर,
करंट असेट्स का दूसरा नाम क्या था? शॉर्ट टर्म असेट्स। एंड इसका मतलब क्या होता है कि करंट असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो पहले डिफाइन कर देते हैं, करंट असेट्स और शॉर्ट टर्म असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। एंड एनी assets which we are planning to convert it after 1 year from the date of balance sheet, उसको क्या बोलेंगे? नॉन करंट असेट्स। उसको अपने क्या बोलेंगे? नॉन करंट असेट्स। सो टोटल असेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स आर those assets which can be converted into money within 1 year from the date of balance sheet. Non current assets are those assets which can be converted into money but after 1 year from the date of balance sheet. And current का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म। नॉन करंट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म। करंट असेट्स का पहला एग्जांपल क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स, बेसिकली होता क्या है, अपने कोई कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं विद एन इंटेंशन टू रीसेल इट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि वर्ड करंट है, करंट का मतलब क्या होगा? अप टू 1 ईयर। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आप कोई कंपनी के शेयर्स खरीद ले एंड यू आर प्लानिंग इट टू सेल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। दूसरा कौन सा है? इन्वेंट्रीज। दूसरा कौन सा है? इन्वेंट्रीज। इसका सिंपलर वर्ड क्लास 11 में स्टॉक होता था। इसका सिंपलर वर्ड क्या होता था? सो इन्वेंट्रीज एंड स्टॉक आर वन एंड दी सेम। इन्वेंट्रीज का दूसरा नाम क्या है? इन्वेंट्रीज का दूसरा नाम क्या है? सिंपलर नेम क्या है? स्टॉक। इट्स ओके। अब इन्वेंट्रीज आपको यहाँ पे 4 टाइप्स जानना है। इन्वेंट्रीज अभी फिलहाल आपको कितने टाइप की जाननी है? 4। तो क्लास 12 में इन्वेंट्रीज आर 4 टाइप्स। पहले मैं नाम बता दे रहा हूँ, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड लूज टूल्स। तो मैं 4 क्या ले रहा हूँ? रॉ मटेरियल्स, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, और चौथा क्या है? लूज टूल्स। चौथा क्या है? लूज टूल्स। तो लेट्स डिस्कस। सोचिए मैं कोई पेन बना रहा हूँ। मैं क्या बना रहा हूँ? कोई पेन। तो मुझको प्लास्टिक चाहिएगा ना, तो मेरे गोडाउन में तो प्लास्टिक का भी स्टॉक होगा, तो वो प्लास्टिक को बोलते हैं रॉ मटेरियल्स। सो इफ आई हैव अ फैक्ट्री, आई एम अ मैन्युफैक्चरर एंड आई एम मेकिंग पेन्स, तो मुझको तो प्लास्टिक शीट्स तो चाहिए ना, वो प्लास्टिक शीट्स को अपने क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल्स। इज ओके। सोचो अभी सिर्फ मैंने पेन का कवर बनाया, तो जो पेन का कवर का जो स्टॉक होता है उसको अपने बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और हो सकता है कि मेरे पास कंप्लीट पेन्स हो, मेरे पास क्या हो? कंप्लीट पेन्स का स्टॉक हो, उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। तो पहले 3 तो रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स तो कनेक्टेड है। इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ पेन, आई हैव टू हैव प्लास्टिक शीट्स, दैट विल बी माय रॉ मटेरियल्स। आधा अधूरा पेन, सिर्फ कवर बना हुआ, दैट विल बी व्हाट? माय वर्क इन प्रोग्रेस। एंड जो कंप्लीट मेरा क्या बन गया? पेन बना हुआ, वो भी तो मेरे स्टॉक में होगा, उसको अपने क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स। उसको अपने क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स। और चौथा मैंने बोला था लूज टूल्स। चौथा मैंने क्या बोला था? लूज टूल्स। देखो अगर मेरी फैक्ट्री है तो मेरे गोडाउन में नट्स, बोल्ट्स वगैरह तो बहुत कुछ होंगे ना। सो इफ आई हैव अ फैक्ट्री, मुझको अक्सर ही क्या चाहिए? नट्स, बोल्ट्स, स्क्रूज चाहिए। तो उसका जो स्टॉक मेंटेन करते हैं दैट इज लूज टूल्स। उसका जो स्टॉक मेंटेन करते हैं दैट इज लूज टूल्स। तो इट्स ओके। इन्वेंट्री, सिंपलर वर्ड स्टॉक। और यहाँ पे आपको कितने एग्जांपल सीखने स्टॉक के? 4। रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड लूज टूल्स। सी, ट्रेड रिसीवेबल्स। अपने को क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट कौन सा? सी, ट्रेड रिसीवेबल्स। ये आप क्लास 11 में देख चुके हो। ट्रेड रिसीवेबल्स इज द समेशन ऑफ, देखो, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल्स के भीतर कितनी आइटम आती है? 2, जो कि क्लास 11 में सीख चुके हो, दैट इज डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। सो ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। D क्या है? CCE. CCE stands for cash and cash equivalents. CCE stands for cash and cash equivalents. फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये CCE का डिस्कशन एक दूसरे चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट में ज्यादातर है, तो मैं वहीं पे उसको डिस्कस करूंगा। फिलहाल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, CCE स्टैंड्स फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एंड इसके 2-3 बेसिक एग्जांपल्स क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ई देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जैसे लोन दिखता है अपने इसको अज्यूम कर बैठते हैं लाइबिलिटी, लेकिन देखें ये तो मैंने करंट एसेट्स के नीचे लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। प्लीज समझे, देखिए कोई भी लोन में 2 पार्टी होगी। कोई भी लोन में क्या होगी? 2 पार्टी, एक देने वाला और एक लेने वाला। एक देने वाला और एक लेने वाला। तो जो लोन देता है उसके लिए एसेट होता है और जो लोन लेता है उसके लिए क्या होती है? लाइबिलिटी। तो क्लास 11 में होता क्या था कि होने को तो वहां पे भी क्या होता था? एक लोन देने वाला लेंडर और एक लोन लेने वाला बोरोवर। लेकिन क्लास 11 में सिर्फ बोरोवर की कैपेसिटी पढ़े,
सिर्फ किसकी पढ़े, अपने ने बोरिंग कैपेसिटी वाला पढ़े, अपने लेंडिंग के बारे में पढ़े ही नहीं। लेकिन 12th में आपको बोरिंग के बारे में भी जानना और लेंडिंग के बारे में भी जान रहा है। तो अगेन इफ देयर इज अ लोन, एक देने वाला होगा और एक लेने वाला होगा। जो लेता है उसके लिए लायबिलिटी है, जो लेता है लोन उसके लिए लायबिलिटी है, लेकिन जो लोन देता है उसके लिए क्या होगा, एसेट। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एडवांसेस का मतलब ये होता है कि आपने लोन दिया है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब क्या है, आपने लोन दिया है एंड द मनी इज रिकवरेबल, एंड द मनी इज रिकवरेबल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि शॉर्ट टर्म का मतलब तो वही होगा। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब क्या हुआ, एडवांसेस का मतलब होता है आपने लोन दिया है एंड आपको वो पैसे मिल जाएंगे विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। इज ओके। एंड एफ क्या है, अदर करंट असेट्स। एफ क्या है, अदर करंट असेट्स। क्लास 11 में आप देख चुके हो, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम। तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब क्लास 11 किया था वहां पे प्रीपेड एक्सपेंस था ना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, अदर करंट असेट्स। अक्रूड इनकम किया था ना, अगेन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, अदर करंट असेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या था, मैंने पहले पेमेंट किया है, सर्विस मिलना बाकी है। मैंने पहले पेमेंट किया है, सर्विस मिलना बाकी है। अक्रूड इनकम का मतलब क्या था, मैंने सर्विस दे दी है लेकिन अभी तक मुझको पैसे नहीं मिले। मैंने सर्विस दे दी है लेकिन मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले। तो इसको क्या, करंट असेट्स। तो करंट असेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है उसको आप बेच दोगे विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि करंट का मतलब क्या होगा, शॉर्ट टर्म, एंड शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होगा, अप टू 1 ईयर। इन्वेंट्रीज, स्टॉक, कितने तरह के, 4, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड लूज टूल्स। लूज टूल्स का मतलब क्या, स्पेयर्स वगैरह जो भी आपके फैक्ट्री में पड़ा हुआ है। C, trade receivables. It is simple. The summation of what, debtors and bills receivable. D, CCE, cash and cash equivalent. Simple example क्या है, cash in hand and cash at bank. E, short term loans and advances. आपने लोन दिया है, आपने लोन दिया है और कितने साल के लिए दिया है, up to 1 year. F, other current assets. जो भी असेट A, B, C, D, E में नहीं आएगा वो F की कैटेगरी में फॉल करेगा। जो भी असेट A, B, C, D, E के भीतर नहीं डाल पाएंगे उसको किस में डालेंगे, F, दैट इज अदर करंट असेट। और इसका एग्जांपल क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस एंड अक्रूड इनकम। तो आई होप माय टोटल असेट्स इज ओके, टोटल असेट्स में करंट असेट्स ओके। दूसरा देखिए नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में एक फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स के भीतर देखिए क्या लिखा हुआ है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। फिक्स असेट्स आर दोस असेट्स व्हिच आर मेंट फॉर यूज। फिक्स असेट्स आर दोस असेट्स व्हिच आर मेंट फॉर यूज। ठीक है, so final time, fixed assets are those assets which are meant for use. These are of two types, tangible and what, intangible. Tangible वो होता है जिसको अपने टच एंड फील कर सकते हैं। तो intangible क्या होगा, those assets which cannot be touched and felt. So tangible assets are those assets which can be touched and felt. Intangible assets are those assets which cannot be touched and felt. Tangible का एग्जांपल क्या होगा, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। इंटेंजिबल का क्या होगा, गुडविल। क्या होगा, गुडविल। ब्रांड नेम, क्या होगा, ब्रांड नेम। ट्रेडमार्क। तो आप और भी बहुत सारा हो सकता है, पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर। तो ये सब किसके एग्जांपल्स है, इंटेंजिबल के। सो इंटेंजिबल असेट्स आर दोस असेट्स व्हिच कैन नॉट बी टच्ड एंड फेल्ट। फॉर एग्जांपल गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर, ब्रांड नेम एक्सेट्रा। तो ए हो गया। बी, बी देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है। बी क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर द ऑपोजिट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स तो वैसे शेयर्स था ना जिसको यू आर प्लानिंग इट टू सेल विद इन 1 ईयर। तो सोचिए कोई कंपनी का आप शेयर्स खरीद रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग इट टू सेल आफ्टर 1 ईयर। आपने कोई कंपनी का शेयर्स खरीदा एंड यू आर प्लानिंग इट टू सेल आफ्टर 1 ईयर, तो ये क्या निकल के आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये क्या निकल के आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। It's okay. So non-current investments are those investments in shares, debentures, whatever it is, which you are planning it to sell after 1 year. तीसरा कौन सा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तीसरा कौन सा है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ऑलरेडी आपने शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस तो देख ही रखा है, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस तो ऐसे ही समझ में आ गया होगा। अगेन एडवांसेस का मतलब कि आपने लोन दिया है, आपने लोन दिया है, और ये बार कितना लोन, कितने सालों के लिए लोन दिया है, मोर देन 1 ईयर। सो इफ यू हैव गिवन एनी लोन एंड दैट लोन इज रिकवरेबल आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, after 1 year from the date of balance sheet, we will term it as what, long term loans and advances. We will term it as what, long term loans and advances. So I hope it's okay. So non current assets में क्या जानना है, fixed assets which can be touched and felt are of two types, tangible and intangible. Intangible के examples क्या है, goodwill, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर। बी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। बी कौन सा देख रहे हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। any investment which you are pursuing and you are planning it to sell after 1 year from the date of balance sheet. Long term loans and advances,
आप किसी को लोन दे रहे हो और वो पैसा रिकवरेबल कब है? आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो आई होप इट्स ओके। टोटल असेट्स में करंट असेट्स के एग्जांपल देख लिए एंड नॉन करंट असेट्स के भी एग्जांपल देख लिए। अब टोटल लाइबिलिटीज में पहले लाइबिलिटी डिस्कस कर रहा हूं। अब लाइबिलिटी भी देखिए क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड व्हाट? करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी एंड व्हाट? करंट लाइबिलिटी। तो देखिए करंट का मतलब अगेन क्या होगा? शॉर्ट टर्म। करंट का मतलब अगेन क्या होगा? शॉर्ट टर्म। एंड लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होगा? नॉन करंट। सो करंट एंड शॉर्ट टर्म गोज हैंड इन हैंड, नॉन करंट एंड लॉन्ग टर्म गोज हैंड इन हैंड। Any liability which is to be paid, any liability which is to be paid within 1 year from the date of balance sheet, any liability which is to be paid within 1 year from the date of balance sheet is a current liability, whereas any liability which is to be paid after 1 year, which is to be paid after 1 year from the date of balance sheet will be a non-current liability. So what is the difference between current liability and non-current liability? Any liability which is to be paid within 1 year from the date of balance sheet is a current liability, and any liability which is to be paid after 1 year from the date of balance sheet will be a non-current liability. करंट लाइबिलिटी के एग्जांपल देखिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। देखिए ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो था उसका ऑपोजिट था। यहाँ पे देखिए वर्ड एडवांसेस नहीं है ना, शॉर्ट टर्म बोरिंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लोन। तो अगर वर्ड एडवांसेस मिसिंग है तो आपने लोन लिया है। तो यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए, एक है शॉर्ट टर्म बोरिंग और एक क्या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये एडवांसेस वर्ड इंडिकेट करता है कि आपने लोन दिया है, और यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में ये वर्ड है नहीं एडवांसेस, इसका मतलब आपने लोन दिया है। तो एग्जाम में अगर शॉर्ट टर्म लोन बोलेगा तो आपको लायबिलिटी लेना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस बोलेगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा? एसेट्स। एग्जाम में शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बोला तो क्या मान लोगे आप? बोरोअर मान लोगे अपने आप को, तो क्या करोगे? उसको लायबिलिटी ट्रीट करोगे। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एंड एडवांसेस दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, तो आपको क्या मानना पड़ेगा? अपने आप को लेंडर मानना पड़ेगा, और क्या ट्रीट करोगे? एज एन एसेट। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स मतलब आपने लोन लिया है एंड आपको रीपे करना है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। दूसरा कौन सा है? ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स प्लस क्या करूं? बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स प्लस व्हाट? बिल्स पेबल। ठीक है। अदर करंट लायबिलिटीज आपने क्लास 11 में देखा था, इसके एग्जांपल्स ले रहा हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो क्लास 11 में देखा था ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? मैंने सर्विसेज ले ली है लेकिन मैंने अभी तक पेमेंट नहीं की है। एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या है? मैंने पैसे पहले ही ले लिए लेकिन अभी तक मैंने उन लोगों का काम करके नहीं दिया हूं। तो एनी लाइबिलिटी विच डज नॉट फॉल अंडर ए एंड बी, any liability which does not fall under A or B will come under what? C, that is other current liability. और example क्या बोलोगे? outstanding expense। क्या बोलोगे? outstanding expense and income received in advance, income received in advance। और ये D देखिए short term provision। D क्या है? short term provision। देखिए होता क्या है कि कुछ कुछ लाइबिलिटीज तो अपने को मैंडेटरी पे करनी है, 100% अश्योरेंस है। तो मेरे बुक्स में कुछ लाइबिलिटीज है और मुझको लगता है कि इसको 100% पे करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, तो उसको प्योर लाइबिलिटी मानते हैं। उसको क्या मानते हैं? प्योर लाइबिलिटी। मैंने गुड्स खरीदा ऑन क्रेडिट तो डेफिनेटली इन फ्यूचर में उसको पे करना ही पड़ेगा, तो उसको क्या मानते हैं? प्योर लाइबिलिटी। लेकिन कितनी बार क्या होता है कि मेरे बुक्स में कुछ ऐसी भी लाइबिलिटीज होती है जिसका पेमेंट करना श्योर नहीं होता, जिसका पेमेंट करना श्योर नहीं होता। तो देखिए मैं डिफाइन कर रहा हूं और विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आई एम गोना डिस्कस दिस। देखिए अगर मुझको 100% किसी को पे करना है देन दैट इज अ प्योर लाइबिलिटी। अगर मुझको 100% किसी को पे करना है देन दैट इज अ व्हाट? प्योर लाइबिलिटी। लेकिन अगर मुझको किसी को पे करना है लेकिन द प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 50%, प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 50% बट लेस देन 100%, देन दैट इज अ प्रोविजन। एंड मुझको अगर पे करना है but the probability is up to 50%, the probability is what? Up to 50%, then that is a case of a contingent liability, that is a case of a contingent liability। I will take an example and discuss this again। देख लीजिए रियलिटी में क्या contingent liability है, क्या provision है, क्या pure liability है। it purely depends upon probability, it purely depends upon probability। so if there is a probability of 100% कि आपको पे करना ही है then that is a pure liability। अगर आपको पे करना है probability is above 50% but below 100% then that is a case of a provision, but if the probability is up to 50% then that is a what? Contingent liability। pure liability का तो examples मैंने बता दिया। creditor, बैंक लोन, अगर आपने बैंक से लोन लिया तो आपको पे तो करना ही पड़ेगा, तो ये तो प्योर लाइबिलिटी में तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अब देखिए मैं बोल रहा हूं किसी ने ना मुझको सू किया है फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा
उसको मैंने वायलेट किया है तो सामने वाले ने मेरे को सू किया, यानी कि ही हैज टेकन मी टू वेयर कोर्ट, ही हैज टेकन मी टू वेयर कोर्ट, इट्स ओके। अब कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द जज, इट्स ओके। तो देखिए, अगर मुझको लगता है कि मैं केस हार जाऊंगा, अगर मुझको लगता है केस हार जाऊंगा, लेकिन अभी तक वर्डिक्ट डिसीजन जज ने किया नहीं है, लेकिन अपने को एक अंदाजा तो हो जाता है, तो अगर मुझको लगता है कि केस में हार जाऊंगा और मुझको सामने वाले को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक वर्डिक्ट नहीं आया, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोविजन हो जाएगा। क्योंकि देखो, मुझको तो लग रहा है कि मैं केस हार जाऊंगा, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेमेंट इज मोर देन 50%, बट सिंस अश्योरेंस यानी कि कोर्ट का डिसीजन आया नहीं है, तो आई कैन नॉट से कि 100% ही मुझको पेमेंट करना है। तो मेरी गट फीलिंग बता रही है कि ये केस मैं हार जाऊंगा, लेकिन कोर्ट का डिसीजन आया नहीं है, तो सिंस मैं हार जाऊंगा तो मुझको लग रहा है मोर देन 50% प्रोबेबिलिटी है कि मुझको सामने वाले को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, लेकिन मैं 100% नहीं बोल सकता हूं क्योंकि कोर्ट का डिसीजन अभी तक आया नहीं है। इसलिए उस पेमेंट को अपने क्या बोलेंगे, प्रोविजन। उस पेमेंट को क्या बोलेंगे, प्रोविजन। अगर सोचो, मुझको ये लग रहा है कि केस में जीत जाऊंगा, लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं आया, मुझको लग रहा है कि केस में जीत जाऊंगा लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं आया है, तो द पेमेंट की प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 50%, तो इसको मैं क्या मानूंगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी। इसको मैं क्या मानूंगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी। सो इफ आई थिंक आई विल विन द केस, सो देयर इज वेरी लो परसेंटेज दैट आई एम लो प्रोबेबिलिटी दैट आई एम सपोज्ड टू पे। तो सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेमेंट इज लेस देन 50% एंड डिसीजन तो आया नहीं है, सो इट विल बी अ कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर मी। इट विल बी अ व्हाट, कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर मी। प्लीज रिमेंबर, बैलेंस शीट में सिर्फ प्योर लायबिलिटी, तो पर ये जो एबीसी था ये क्या था, प्योर लायबिलिटी था। और क्या दिखाते हैं, प्रोविजंस। कंटिंजेंट लायबिलिटी शोन आउटसाइड द बैलेंस शीट, कंटिंजेंट लायबिलिटी शोन आउटसाइड द बैलेंस शीट, ये आपके क्लास 11 में भी था। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब क्या है, मेरे को किसी को पे करना है बट द प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, लेस देन 100%, मतलब मुझको पे करना है, द प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 50%, the probability is above 50% but lower than 100%। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब क्या होगा, the probability of payment is above 50% but less than 100%। for example, provision for tax, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो आप यहाँ पे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो आप अभी फिलहाल दो ही एग्जांपल्स याद कर लो। तो दो एग्जांपल्स कौन सा है, प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का दो एग्जांपल क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, और दूसरा कौन सा है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इज ओके। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नॉन करेंट लायबिलिटीज। चलिए अब नॉन करेंट लायबिलिटीज का एग्जांपल देखते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज थी जिनको पेमेंट तो करना है बट आफ्टर 1 ईयर। ए में क्या देखिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ए में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो अगेन आप बोरिंग कर रहे हो, अगेन आप क्या कर रहे हो, बोरिंग कर रहे हो, बट यू आर सपोज टू पे आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। आई होप इट्स ओके, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। डिबेंचर्स, ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स है। दूसरा है पब्लिक डिपॉजिट्स, तीसरा बॉन्ड्स, और चौथा लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लोन फ्रॉम व्हाट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के चार एग्जांपल देख रहा हूं, दैट इज डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स एंड लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल, ठीक है ना, 1 2 3 और 4। देखो, अगर कोई कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है, अगर कोई कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है, तो लोन ले रही है तो सिक्योरिटी भी तो देना पड़ेगा। तो पब्लिक को अगर लोन लेके सिक्योरिटी दे रही है, गिरवी पे कुछ रख रही है, देन दैट इज अ केस ऑफ अ व्हाट, डिबेंचर्स। लेकिन वही पब्लिक से अगर लोन ले रही है लेकिन गिरवी के तौर पे कुछ भी नहीं रख रही, गिरवी के तौर पे कुछ भी नहीं रख रही, देन दैट इज व्हाट, पब्लिक डिपॉजिट्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हो क्या रहा है कि कंपनी लोन ले रहा है किससे, पब्लिक से। हाँ, अगर गिरवी पे कुछ रखेगा तो दैट विल बी केस ऑफ अ व्हाट, डिबेंचर्स। दैट विल बी केस ऑफ व्हाट, डिबेंचर्स। लेकिन अगर गिरवी के तौर पे कुछ भी नहीं रखेगा देन दैट विल बी अ व्हाट, पब्लिक डिपॉजिट्स। तीसरा कौन सा है, बॉन्ड्स। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है देन दैट विल बी व्हाट, बॉन्ड्स। देखा जाए तो डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स में कोई फर्क नहीं है, दोनों का क्या, बस डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब पब्लिक प्राइवेट कंपनी लोन लेती है देन दैट इज व्हाट, डिबेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। लेकिन वही लोन अगर गवर्नमेंट ले लेती है तो अपने डिबेंचर्स का नाम बदल के क्या कर देते, बॉन्ड्स। चौथा है लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो, अगर आप बैंक से ले रहे हो, सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मैंने एग्जांपल क्या ले लिया, बैंक।
लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, बैंक, तो वो क्या निकलेगा, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के भीतर कितने एग्जांपल्स किए, 4, डिबेंचर्स लोन फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक डिपॉजिट्स लोन फ्रॉम पब्लिक, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर वन एंड दी सेम, एंड चौथा क्या, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आप लोन किससे ले रहे हो, बैंक से, इस ओके। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डन है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस तो वो होगा ना जो पेमेंट करना पड़ सकता है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या निकलेगा, वो पेमेंट जो आपको करना पड़ सकता है बट आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो या लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो, इसमें कॉमन क्या है, पेमेंट जरूरी नहीं करना ही है बोल के, द प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 50% बट लेस देन 100%। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो पेमेंट अक्रू हो सकता है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, देन दैट इज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदरवाइज दैट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का दो एग्जांपल्स कौन सा था, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के एग्जांपल ले लेते हैं, वारंटीज, एक तो आपका बुक में क्या लिखा हुआ, वारंटीज, और दूसरा है ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। दूसरा कौन सा है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में कितना एग्जांपल ले लिया हूं, दो, एक तो है वारंटीज, एक तो क्या है वारंटीज, दूसरा कौन सा है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, दूसरा कौन सा है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। वारंटी का तो मतलब समझते हो ना, अगर आप कोई लैपटॉप खरीदते हो और सामने वाला बोलता है कि मैं वारंटी आपको 3 इयर्स की दे रहा हूँ, यानी कि 3 इयर्स के दौरान अगर कुछ भी उस लैपटॉप में प्रॉब्लम आई तो सामने वाला ठीक करके देगा या क्या करके देगा, एक्सचेंज करके देगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये बात समझिए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये क्लास 12 में बहुत बार बहुत सारे सम्स में आपको दिखेगा, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता क्या है, जब आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो ना और सामने वाला एम्प्लॉयर बोलेगा कि आई विल पे यू 1 लाख, तो यू हैव जॉइंट अ जॉब एंड सामने वाला एम्प्लॉयर क्या बोलेगा, आई विल पे यू 1 लाख। तो ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला इन कैश आपको 1 लाख ही देगा, यूजुअली वो थोड़ा कम ही देता है। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 1 लाख ही विल पे यू ओनली हाउ मच, 80,000, एंड 20,000 आपके बिहाफ में एम्प्लॉयर अपने पास रख लेता है। तो जो एम्प्लॉयर अपने पास 20,000 आपके बिहाफ में रख रहा है उसको अपने क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इट्स ओके। तो आपको उसने सैलरी का वादा किया 1 लाख, बट ही विल नॉट पे यू एंटायर अमाउंट, ही विल पे यू फॉर एग्जांपल ओनली 80,000, ही विल कीप 20,000 ऑन योर बिहाफ। तो बेसिकली आपके बिहाफ में वो सेविंग्स कर दे रहा है और आपको कभी दरकार पड़ी तभी जाके वो क्या करेगा, आपका वो 20,000 रुपीज लौटाएगा। दैट इज नथिंग बट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। प्लीज इंश्योर करना सम्स में अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि कोई प्रोविजन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तब आप उसको हमेशा लॉन्ग टर्म ले लेना। एग्जाम में कितनी बार शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा हुआ है तब तो कोई इश्यू नहीं है, आप क्या मान लोगे, करंट लाइबिलिटी के भीतर मान लेना। लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोलेगा तो किसमें मान लेना, नॉन करंट लाइबिलिटी। लेकिन सिर्फ प्रोविजन लिख के दे दिया तो आप क्या मानोगे उसको, लॉन्ग टर्म, क्या मानोगे, लॉन्ग टर्म। सो एग्जाम में प्लीज ये इंश्योर करना कि इफ द सम इज साइलेंट कि वेदर द प्रोविजन इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, यू विल ऑलवेज अज्यूम इट एज व्हाट, लॉन्ग टर्म। तो अपना ये लाइबिलिटी का भी डिस्कशन हो गया, अपना ये लाइबिलिटी का भी डिस्कशन हो गया, इट्स ओके। अब देखिए इक्विटी, इक्विटी का प्लीज डिफरेंट नेम्स आपको जानना बहुत जरूरी है। एक तो है शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी का दूसरा नाम क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। तो इक्विटी का दूसरा नाम है शेयर होल्डर्स फंड, और एक और होता है नेटवर्थ, एक और क्या होता है, नेटवर्थ। तो इक्विटी का दूसरा नाम क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, और तीसरा नाम क्या होता है, नेटवर्थ। और इसके भीतर देखिए क्या, एक शेयर कैपिटल और एक क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी और नेटवर्थ एक ही होता है। तो ये बार बार डिफरेंट डिफरेंट नेम्स यूज किया अब आपके बुक में, कभी नेटवर्थ, कभी शेयर होल्डर्स फंड और कभी इक्विटी, तीनों क्या होता है, सेम। इसके भीतर कितनी आइटम्स है, दो, एक तो शेयर कैपिटल और दूसरा कौन सा है, रिजर्व एंड सरप्लस। एक तो कौन सा है, शेयर कैपिटल, एंड दूसरा कौन सा है, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के भीतर है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के भीतर क्या है, आपको अभी बस नाम जानना है। इक्विटी शेयर, आप ये ऑलरेडी कॉमर्स में पढ़ चुके होंगे कि शेयर होल्डर्स आर ऑफ टू टाइप्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने जो पैसा दिया दैट इज व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने दिया दैट इज व्हाट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका डिस्कशन में अलग चैप्टर में करूंगा, एक शेयर्स करके आपका चैप्टर है, वहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वगैरह का मतलब देखेंगे। फिलहाल आपको बस यहाँ पे तो एग्जांपल्स जानना है कि शेयर कैपिटल के भीतर दो एग्जांपल्स आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड व्हाट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इज ओके। देखिए क्लास 11 में जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो लाइबिलिटी साइड में क्या करते थे, कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स। तो देखिए ये कैपिटल तो आपको मिल गया, बोर्ड में देखिए यहाँ पे आपको कैपिटल तो मिल गया, तो ये क्या है, प्रॉफिट्स।
तो क्लास 11 में आप क्या करते थे, कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे कैपिटल इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड व्हाट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड प्रॉफिट्स का दूसरा नाम क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। प्रॉफिट्स का दूसरा नाम क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। इसका एग्जांपल सम के साथ देखेंगे। फिलहाल तो अपने को बस यही जानना है कि क्लास 11 में जैसे कैपिटल प्लस प्रॉफिट करके टोटल कैपिटल निकालते थे, यहाँ पे कैपिटल को क्या बोल रहे हैं, शेयर कैपिटल, एंड प्रॉफिट्स को क्या बोल रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। तो प्लीज आप ये दोनों ऐड करके आपका टोटल कैपिटल निकल जाएगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो आई होप दिस चार्ट इज ओके। आपको सब एग्जांपल्स जानने हैं। अगर आपको ये चार्ट अगर आता है तो ये चैप्टर आराम से हो जाएगा, क्योंकि सब में बस एग्जांपल्स की ही प्रॉब्लम आती है। सो यू नीड टू लर्न ऑल दीज एग्जांपल्स। और जो नोट्स आप मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करोगे उनमें सब कुछ दिया हुआ है, सो यू कैन डाउनलोड इट एंड सर्च इट। आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे। मोरओवर आपको कुछ भी अगर चाहिएगा तो आप प्लीज मुझको नीचे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, मैं आपको वही चीज भेज दूंगा, उसमें भी मुझको कोई दिक्कत नहीं है। बट यू नीड टू लर्न दिस बैलेंस शीट इंटैक्ट। आप यहाँ से कुछ भी आइटम को मिस आउट नहीं कर सकते हो। इट्स ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए अपने अभी बैलेंस शीट डिस्कस कर चुके हैं। तो बैलेंस शीट में सभी के एग्जांपल्स देख लिए, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड के एग्जांपल्स वगैरह देख चुके हैं। अब उन एग्जांपल्स का एप्लीकेशन देख रहे हैं। आपने ने बात किया था कि 4 वैरायटी के रेशियोज है। कितने वैरायटीज के रेशियो है, 4। एक बार देख लीजिए। एक कौन सा था, लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा कौन सा था, सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा कौन सा था, एक्टिविटी। और चौथा क्या था, प्रॉफिटेबिलिटी। आज अपने लिक्विडिटी रेशियोज थोड़ा बहुत स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेशियोज आर ऑफ 4 टाइप्स, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। आज जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज लिक्विडिटी। तो देखिए लिक्विडिटी रेशियोज आर ऑफ 2 टाइप्स। अब लिक्विडिटी रेशियो के भीतर कितने रेशियोज है, 2। एक है करंट रेशियो और उसका दूसरा नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशियो। और दूसरा नीचे देखिए क्या, लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियोज आर ऑफ 2 टाइप्स, लिक्विडिटी ITY, करंट रेशियो एंड व्हाट, लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो एंड व्हाट, लिक्विड। यहाँ पे देखिए ये लिक्विड है और ऊपर क्या है, लिक्विडिटी है। एग्जाम में अगर लिक्विडिटी पूछेगा तो आपको ये वाला रेशियो, करंट और लिक्विड दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर लिक्विडिटी पूछेगा तो आपको दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। लेकिन सिर्फ लिक्विड रेशियो पूछेगा तो सिर्फ नीचे वाला कैलकुलेट करना है। एक बार एग्जाम में लिक्विडिटी रेशियो करके आया था, लिक्विडिटी रेशियो में आपको दोनों रेशियोज कैलकुलेट करने थे, लेकिन बच्चे लोगों ने सिर्फ लिक्विड रेशियो कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि दोनों का नेम थोड़ा फेमिलियर है। एक लिक्विडिटी है और एक क्या है, लिक्विड है। So final time, liquidity ratios are of 2 types, current ratio and what, liquid ratio. current ratio का दूसरा नाम देख लीजिए working capital ratio, और liquid ratio का different names देख लीजिए quick ratio और acid test ratio. इट्स ओके। अब देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला देखिए क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो देखिए अभी अपने ने डिस्कस किया था। देखिए सारा ये करंट एसेट्स मिल गया अपने को। तो ये देखिए सारा करंट एसेट्स मिल गया आपको। तो ये न्यूमरेटर है और ये रहा करंट लायबिलिटीज। ये मेरा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो आई होप इट्स ओके। तो यहाँ पे देखिए करंट एसेट्स, अभी सभी करंट एसेट्स का एग्जांपल देख चुके हैं और करंट लायबिलिटीज का भी एग्जांपल देख चुके हैं। तो करंट एसेट्स न्यूमरेटर में डाल दीजिएगा, करंट लायबिलिटीज डिनोमिनेटर में डाल दीजिएगा। इट्स ओके। एंड इसके को देख लीजिए, द बेंचमार्क इज 2:1। ये मैं कोई सम लेके डिस्कस करूंगा बाद में। अभी आपको फिलहाल जानना है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, एंड इसका रेशियो कितना है, 2:1, एंड इसका रेशियो कितना है, 2:1। दूसरा कौन सा है, देखिए लिक्विड रेशियो। दूसरा कौन सा है, लिक्विड रेशियो। और लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम क्या है, करंट रेशियो। इसका फॉर्मूला देखिए, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज तो ठीक है, ऑलरेडी सीख चुके हैं। करंट लायबिलिटीज तो जो बैलेंस शीट का वो डिस्कशन किए थे एग्जांपल्स, उसमें तो पता ही है करंट लायबिलिटीज कौन सा है। जो आपके लिए नया है वो कौन सा है, क्विक एसेट्स। जो आपके लिए जो नया है दैट इज व्हाट, क्विक एसेट्स। तो इसको अपने को सीखना पड़ेगा। तो करंट रेशियो इजी है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स के एग्जांपल्स जानते हैं, करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल्स जानते हैं। क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। कम से कम करंट लायबिलिटीज का तो एग्जांपल जानते हैं। क्विक एसेट्स देखिए, क्विक एसेट्स निकालने का फॉर्मूला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक एसेट्स कैसे निकालोगे, करंट एसेट्स तो आपको पता है। यहाँ पे देखिए इससे कितनी आइटम माइनस करनी है, 3। एक तो प्रीपेड एक्सपेंस, दूसरा इन्वेंट्री और तीसरा क्या है, एडवांस टैक्स। तो करंट एसेट से अगर 3 आइटम माइनस कर देते हो, करंट एसेट से अगर आप 3 आइटम माइनस कर देते हो
तो आपका क्या निकल के आएगा, क्विक असेट्स। वो 3 आइटम कौन सी है, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और कौन सा होगा, एडवांस टैक्स। ठीक है ना। सो क्विक रेशियो में करंट लायबिलिटीज तो पता है, जो नया है वो क्या है, क्विक असेट्स, जो कि डिस्कशन हुआ नहीं था। तो क्विक असेट्स निकालने के लिए क्या करोगे, करंट असेट्स माइनस 3 आइटम्स, करंट असेट्स माइनस 3 आइटम्स। 3 आइटम्स कौन सा है, प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंट्री एंड एडवांस टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंट्री एंड एडवांस टैक्स। तो आई होप इट्स ओके। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो। प्लीज इसका नाम देख लीजिएगा भाई, क्विक रेशियो का दूसरा नाम क्या है, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। वो कैसे निकालेंगे, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल्स पढ़ ही चुके थे बैलेंस शीट में। क्विक असेट्स जो नया है वो भी इजी है, करंट असेट्स से आप कितने आइटम माइनस कर देना, 3। कितने आइटम माइनस कर देना, 3। प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंट्री एंड एडवांस टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंट्री एंड एडवांस टैक्स। इज ओके। तो डिस्कशन को अभी यहीं पे रोक रहे हैं, आप प्लीज नेक्स्ट क्लास देख लीजिएगा, आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, उसमें सम्स किए हुए रहेंगे। उसमें क्या करेंगे, सम्स। तो फॉर वंस दिस लेक्चर इज ओवर हियर, आप सम्स के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करोगे। एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, एंड आप प्लीज़ वो रिंग का बेल भी प्रेस करना, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी आपके क्लास ये क्लास अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।